रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम करवाते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी नई कैडलेक ले आई। वे वीकेंड में मौज मस्ती करने के लिए समुंदर तट वाले घर पे जा रहे हैं। वो अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत आवाज़ में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी से अपना सर हिलाया, अपना चश्मा नाक तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतज़ार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात है, जब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में शुगर प्लांट यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर, कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक, बैंकर अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजते थे। 6 ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। चूँकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं भी इसी स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता, जहाँ मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। 6 ग्रेड के बाद मुझे भी इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटा, उन्होंने धीरे से शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसा कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामोश रहो, शर्मिंदा मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले सबसे गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से उसी स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच ली थी, जिसकी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूलों में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिल और हर नई चीज़ थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसा बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वह मान गया। शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बना। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे, जो जिम के समुद्र तट वाले घर पे मज़े कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था, क्योंकि इससे हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर में हमारे दिमाग में अचानक बिजली दौड़ी। एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जो उसने पढ़ी थी। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाया। अब हमारे पार्टनरशिप को एक बिजनेस मिल चुका था। अगले कई सप्ताह तक माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे, क्या आप अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब को हमारे लिए रख सकते हैं? हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर लोगों ने हाँ कर दी। कुछ ने तो हमसे पूछा कि हम उसका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी, वो वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरे रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स था, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब का हमारा छोटा सा ढेर पड़ने लग गया था। आखिरकार मेरी मम्मी का सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी, टूटी मूड़ी, इस्तेमाल की गई टूथपेस्ट ट्यूब को देखकर मेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और ये मैं दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ करो, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब हो जाएगी और हम उसका उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब ख़त्म होने वाली है और हमें मिलने वाली है। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से जल्दी आ गई और दबाव भी बढ़ गया। मेरी पहली पार्टनरशिप पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था।
यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों को टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने को कहे। साथ ही यह उनसे यह भी कहता था कि दांत के डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक-ठाक करने में जुटा था। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त को साथ घर ले आए। उन्होंने देखा 9 साल के 2 लड़के गैराज में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें गैराज की शुरुआत में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा गया है जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब पिघल रही है। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आता था। ट्यूब शीशे से बनती थी, इसलिए पेंट के जल जाने पे हम ट्यूब को स्टील के छोटे से बर्तन में डाल देते थे। वो पिघलने लगती थी और द्रव्य बन जाती थी। इस पिघलते हुए शीशे से हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे से छेद में डाल रहे थे। दूध के कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूरा कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उनके बैग पे मेरी लात पड़ गई, जिससे पूरे इलाके में ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघलते हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब में छोटे से छेद में डाल रहे थे। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना ही सिर हिलाया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हुआ तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सर हिलाया। हम दोनों पार्टनर हैं। मेरे डैडी ने पूछा, और प्लास्टिक के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया। मैंने प्लास्टिक के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक पड़ा। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के डाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुरा कर सर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब के खाली बॉक्स के साथ उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का मतलब क्या होता है। हमारे सपने चूर-चूर हो गए। क्या मतलब? यह गैर-कानूनी है? माइक ने काँपती आवाज़ में पूछा। हाँ, यह गैर-कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया कि तुम बहुत रचनात्मक विचार वाले हो। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोश बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। चूल्हे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई ही गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुमने कुछ तो किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ तो किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी से खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनमें से हमें यह पता नहीं चलता कि हम आगे क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम बस पढ़ाना लिखाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसा कैसे बनता है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनते हैं तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल तुम अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरे डैडी का बैंकर एक ही है। वो तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि जब बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल है। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास के साथ दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है तुम अमीर हो या तुम पैसा बनाने की कला को जानते हो। मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिम के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उन्हें कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है
और जल्द ही हो सकता है कि जिम के डैडी के पास भी कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वह एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कुछ सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को दोबारा साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात को घर लौटते थे। उनके डैडी वेयर हाउस, एक निर्माण कंपनी, स्टोर श्रृंखला और 3 रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट की वजह से उनके घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई पूरे होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया कि रात में जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वो उनसे बात करेगा और पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनाने का तरीका बता सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसकी और उसके डैडी की बात हो जाएगी वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए। शनिवार सुबह 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के करीब हिस्से तक जा सकूं। शुक्रिया दोस्तों, यह ऑडियो बुक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में आप लेखक के अमीर डैडी से मिलेंगे जो माइक के पिता है, जहां आप लेखक के पहले सबक और पहली नौकरी के बारे में जानेंगे। शुक्रिया।